Good evening, students. Myself Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA third semester in paper Software Engineering Principles, 6th video lecture, we had discussed chapter Software Design, different topics. Today we will discuss coding and testing of software, complete topics. Okay, and today this is 7th lecture. Then first, what is unit testing? Unit testing is undertaken after a module has been coded and reviewed. This activity is typically undertaken by the coder of the module himself in the coding phase. देखिए यूनिट टेस्टिंग जो टॉपिक है, ये जो कोडिंग एंड टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर टॉपिक के ये एक पार्ट है। और जनरली इसको हम लोग कब स्टार्ट करते हैं, जब पूरा मॉड्यूल एक बन जाता है, कोडिंग हो जाता है, रिव्यू हो जाता है। उसके बाद जो कोडर होता है, जो कोडिंग करता है और जो मॉड्यूल बनाता है, वो यूनिट टेस्टिंग अलग अलग मॉड्यूल का अलग अलग वो टेस्टिंग करना शुरू करता है। बिफोर कैरिंग आउट यूनिट टेस्टिंग, द यूनिट टेस्ट cases have to be designed and the test environment for the unit under test has to be developed. अब इसमें देखिए क्या है कि जब हम यूनिट टेस्टिंग स्टार्ट करता है कोडर जो कोडिंग करता है, वो एक इन्वायरमेंट रेडी करता है और डेवलप करता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि यूनिट टेस्टिंग से पहले कैसा इन्वायरमेंट ज़रूरत है। सबसे पहले इसमें देखिए इन्वायरमेंट कैसे, ड्राइवर एंड स्टब मॉड्यूल्स। In order to test a single module, we need a complete environment to provide all relevant code that is necessary for execution of the module. सबसे पहले इसको जब सिंगल मॉड्यूल को जब टेस्टिंग करेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोगों को जितने भी कोड है, उस कोडिंग है, उसमें उस पूरा सारे मॉड्यूल को एक ये ज़रूरी है कि सब आप मतलब एक दूसरे को रिलेवेंट हो, मतलब एग्जीक्यूट करने में वो एक दूसरे को रिलेवेंट होना चाहिए। दैट इज़ बिसाइड्स द मॉड्यूल अंडर टेस्ट द फॉलोइंग आर नीडेड टू द टेस्ट द मॉड्यूल। और तब जो है वो अलग अलग जो भी मॉड्यूल होगा टेस्ट में, वो सभी एक मॉड्यूल जो है टेस्ट कर पाएगा। द प्रोसीड्योर्स बिलोंगिंग टू अदर मॉड्यूल्स दैट द मॉड्यूल अंडर टेस्ट कॉल्स। और जो प्रोसीड्योर होगा, हर मॉड्यूल में एक प्रोसीड्योर होगा, वो एक दूसरे को सबको कॉल करेगा वो टेस्टिंग के दौरान। नॉन लोकल डेटा स्ट्रक्चर्स दैट द मॉड्यूल एक्सेसेस, a procedure to call the functions of the module under test with appropriate parameters. Modules required to provide the necessary environment which either call or called by the module under test are usually not available until they too have been unit tested. In this context, stubs and driver are designed to provide the complete environment for a module so that testing can be carried out. देखिए इसमें जब ये प्रोसीड्योर के थ्रू मॉड्यूल के जो प्रोसीड्योर होगा, वो जब सब एक दूसरे को कॉलिंग करेगा फंक्शंस को, तो उस वक्त मतलब ये देखना है कि पूरा इन्वायरमेंट जो है मॉड्यूल का है, जो उसमें दो चीज़ देखना है, स्टब्स एंड ड्राइवर, वो डिज़ाइन होना चाहिए ताकि वो पूरा इन्वायरमेंट को कंप्लीट मॉड्यूल के रूप में, टेस्टिंग के रूप में वो कंप्लीट काम करे, वर्क करेगा। तो अब देखिए इसमें स्टब क्या है, क्योंकि दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, स्टब्स एंड ड्राइवर्स जाना इसमें। तो देखिए स्टब्स क्या है। स्टब जो द रोल ऑफ द स्टब एंड ड्राइवर मॉड्यूल इन पिक्टोरियल, इसको हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड में पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू दिखाया हमने। फिलहाल यहाँ जान लीजिए कि व्हाट इज स्टब। ए स्टब प्रोसीड्योर इज डमी प्रोसीड्योर दैट हैज़ द सेम इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स हैज़ द फंक्शन कॉल्ड बाय द यूनिट अंडर टेस्ट बट हैज़ ए हाईली सिंप्लीफाइड बिहेवियर। क्लियर है। स्टब क्या है? प्रोसीड्योर, एक डमी प्रोसीड्योर, मतलब उसके मतलब जो भी इनपुट आउटपुट हम लोग फंक्शन में यूज करेंगे वो एक सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और वो जब भी हम लोग जब स्टब और ड्राइवर दोनों मॉड्यूल में वो वर्क एक साथ कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टब प्रोसीड्योर मे प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड बिहेवियर यूजिंग ए सिंपल टेबल लुकअप मैकेनिज्म। इसमें देखिए हमने एक सिंपल दिखाया है, एक मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप डायग्राम में देखिए यहाँ पर सिंपल हमने दिखाया है। देखिए ड्राइवर है सबसे पहले, फिर देखिए मॉड्यूल अंडर टेस्ट और देन स्टब। तो सबसे पहले ड्राइवर और देखिए मॉड्यूल अंडर टेस्ट के एक साइड से देखिए ग्लोबल डेटा हमने लिया है, क्योंकि जो भी मॉडल जो टेस्टिंग हम लोग यहाँ पर मॉडल को टेस्टिंग करेगा वो तो ड्राइवर से वो डेटा एक दूसरे को ये शेयर करेगा, और लास्ट में फाइनली स्टब देती जाएगा, मतलब जो भी प्रोसीड्योर होगा वहाँ स्टब में स्टोर कर दिया जाएगा। सिंपल देखिए हमने इसे लिखा है, यूनिट टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर एंड स्टब मॉडल। इस तरह से ये मॉडल के रूप थ्रू ये जो है टेस्टिंग का काम करेगा। अब ड्राइवर के यहाँ क्या रोल है? ए ड्राइवर मॉड्यूल शुड कंटेन द नॉन लोकल डेटा स्ट्रक्चर्स एक्सेस्ड बाय द मॉड्यूल अंडर टेस्ट। मतलब ये
ग्लोबल डेटा एक तरह से कहिए इसको, जो भी टेस्टिंग के दौरान जो मॉड्यूल से जहाँ से डेटा एक्सेस करेगा ये ग्लोबल डेटा को एक्सेस करेगा। एडिशनली इट शुड ऑल्सो हैव द कोड टू कॉल द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द यूनिट अंडर टेस्ट विथ अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स वैल्यूज़ फॉर टेस्टिंग। और इस तरह से ये अलग अलग जो यूनिट में फंक्शंस होंगे जो उसके अंदर जो है सारा पैरामीटर्स को ये टेस्टिंग का काम करेगा। तो इस तरह से सिंपल हम लोगों ने यहाँ देखा कि स्टब और ड्राइवर कैसे मॉड्यूल के अंडर टेस्टिंग हम लोग ये वर्क करेंगे। तो ये जो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या था, यूनिट टेस्टिंग ड्राइवर और स्टब मॉडल के थ्रू। अब जानेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, ये भी एक पार्ट है कोडिंग टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर का। इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग test cases are designed from an examination of the input or output values only and no knowledge of design or code is required. The following are the two main approaches available to design black box test cases. देखिए ये जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है ये क्या है, जनरली जब भी हम लोग कोडिंग जब करते हैं, डिजाइनिंग तैयार करते हैं, वहाँ इनपुट और आउटपुट को चेक करना है। दो तरीके से हम लोग इनपुट आउटपुट चेक कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंस क्लासेस पार्टीशनिंग के थ्रू और एक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के थ्रू। अब इसमें देखिए हम लोग दोनों को हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। इन द इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग अप्रोच द डोमेन ऑफ इनपुट वैल्यूज टू द प्रोग्राम अंडर टेस्ट इज पार्टीशन इनटू ए सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। द पार्टीशनिंग इज डन सच दैट फॉर एवरी इनपुट डेटा बिलोंगिंग टू द सेम इक्विवेलेंस क्लास द प्रोग्राम बिहेव सिमिलरली। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर ए यूनिट अंडर टेस्ट कैन बी डिजाइन बाई एग्जामिनिंग द इनपुट डेटा एंड आउटपुट डेटा। देखिए इस जो क्लास पार्टीशनिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इनपुट और जो भी आउटपुट डेटा को डिजाइनिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसको एक यहाँ पर हम लोग डेटा को चेक करेंगे और यहाँ पार्टीशन करेंगे कि इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। अब देखिए इसको दो गाइडलाइन, टू जनरल गाइडलाइन हम लोग यहाँ पर जब भी इक्विवेलेंस क्लासेस को डिजाइनिंग करेंगे उस वक्त हम लोग यहाँ पर दो तरह का गाइडलाइन फॉलो करेंगे। पहला क्या है, इफ द इनपुट डेटा वैल्यूज टू ए सिस्टम कैन बी स्पेसिफाइड बाय ए रेंज ऑफ वैल्यूज देन वन वैलिड एंड टू वैलिड इक्विवेलेंस क्लास नीड टू बी डिफाइंड। तो जब भी हम लोग सिस्टम में जब भी हम लोग रेंज ऑफ वैल्यू देंगे तो यहाँ पर एक वैलिड या दो वैलिड इक्विवेलेंस आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्लास। एग्जाम्पल देखिए हमने लिया है, इफ द इक्विवेलेंस क्लास इज द सेट ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज 1 to 10। जैसे 1 to 10 अगर हम लोग इंटीजर रेंज लिए तो देखिए वहाँ पर क्या हमने लिया 1, 10। तो ये देन द इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लासेज आर नेगेटिव, इनफाइनाइट और जीरो। ठीक है, 11 प्लस इनफाइनाइट, तो ये सब इनवैलिड इक्विवेलेंस होगा। लेकिन वो जो हमने लिया है 1, 10 वो आपका वैलिड आपका इक्विवेलेंस होगा। तो ये इस तरह से लेना होगा। सेकंड क्या है इसका एक और गाइडलाइन, इफ द इनपुट डेटा एज्यूम वैल्यूज फ्रॉम ए सेट ऑफ डिस्क्रीट मेंबर्स ऑफ सम डोमेन। अलग अलग मान लीजिए कि डोमेन से अगर मेंबर लिस्ट से लिया गया है, then one equivalence class for the valid input values and another equivalence class for the invalid input values should be defined। मतलब वहाँ पर क्या करना, वैलिड इनपुट वैल्यू से और दूसरा इक्विवेलेंस क्लास से भी आपको एक जो इनवैलिड इनपुट वैल्यूज होगा उसको डिफाइन करना होगा। देखिए हमने सिंपल एग्जांपल लिया था, इफ़ द वैलिड इक्विवेलेंस क्लासेज आर ABC। तो देखिए दो वहाँ लिया हुआ था, एक तो वैलिड इनपुट वैल्यू लेना है इक्विवेलेंस क्लास से और दूसरा क्या था, इक्विवेलेंस क्लास से इनवैलिड इनपुट वैल्यू लेना था। तो देखिए हमने ABC जो लिया, ठीक है, वो इक्विवेलेंस क्लास से वैलिड जो को लिया गया और इनवैलिड इक्विवेलेंस से जो जैसे माइनस एक ABC जहाँ एक सिंबल है जो इनवर्स ऑफ द पॉसिबल इनपुट वैल्यू जो इनवैलिड इक्विवेलेंस में था तो उसको लिया गया। तो ये दो जो है आपको गाइडलाइन को फॉलो करना है जब भी इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन को यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका देखिए इसमें हमने लिया है, इन द फॉलोइंग वी इलस्ट्रेट एग्जाम्पल, और हम लोगों ने दिया है यहाँ पर फॉर ए सॉफ्टवेयर दैट कंप्यूट्स द स्क्वायर रूट ऑफ एन इनपुट इंटीजर दैट कैन एज्यूम वैल्यूज इन द रेंज ऑफ 0 and 5000। एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है, क्या करना है, इनपुट इंटीजर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम लोग को एक वैल्यू लेना है जो रेंज क्या होगा 0 से लेकर और 5000। डिटरमाइन द इक्विवेलेंस क्लासेज एंड द ब्लैक बॉक्स टेस्ट रूट। मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्ट रूट के थ्रू हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास को डिटरमाइन करना है। देखिए आंसर में हमने सिंपल दिया है, देयर आर 3 इक्विवेलेंस क्लासेज, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, the set of integers in the range of 0 and 5000 and the set of integers larger than 5000। ये 3 equivalence class आपको यहाँ लेना है। therefore the test cases must include representative for each of the 3 equivalence classes। क्या इसका रिजल्ट होगा, देखिए -5, ठीक है, देन 500 एंड 6000। चूँकि -5 क्या हो गया, और देखिए यहाँ पर पहला क्या था, नेगेटिव इंटीजर्स लेना था, फिर नेक्स्ट क्या था 0 और 5000 के बीच में लेना था तो 500 ले लिया, और वहाँ देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स लार्जर देन 5000
तो 6000 ले लिया। तो इस तरह से ये हम लोग यहाँ कैलकुलेट करके उसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। किस मेथड के था? ब्लैक बॉक्स टेस्ट रूट के थ्रू। और इसमें जो पहला आपका क्या था? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग के थ्रू। नेक्स्ट जो आपका जो अप्रोच है जो ब्लैक बॉक्स टेस्ट यूज करता है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। A type of programming error that is frequently committed by programmer is missing out on the special consideration that should be given to the values at the boundaries of different equivalence class of inputs। यहाँ देखिए जब प्रोग्रामिंग एरर जब आता है तो जब प्रोग्रामर जब कई बार आपको वहाँ पर चेक करता है इनपुट, चूँकि वो जो इनपुट्स डालता है वो बाउंड्रीज जो है वो अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास को जब वहाँ पुट करता है तो वहाँ एक एरर आता है। द रीजन बिहाइंड प्रोग्रामर कमिटिंग सच एरर्स माइट प्योरली बी ड्यू टू साइकोलॉजिकल फैक्टर। और इस एरर के पीछे क्या रीज़न होता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। प्रोग्रामर्स ऑफन फेल टू प्रॉपरली एड्रेस द स्पेशल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड बाय द इनपुट वैल्यूज दैट लाई एट द बाउंड्री ऑफ द डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेज। जनरली प्रोग्रामर कभी कभी फेल कर जाता है ताकि इनपुट वैल्यू वहाँ पर क्या देना चाहिए, मतलब इक्विवेलेंसेस क्लासेज में कभी कभी वो जो देना चाहिए वो नहीं देकर कुछ और मैंने गलती से हो जाता है, जिसके कारण वो आपका इस तरह से एरर आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए हमने लिया है यूज़ लेस देन इंस्टेड ऑफ लेस देन इक्वल टू। कभी कभी लेस देन इक्वल टू के बदले में लेस देन ले लिया, या फिर लेस देन इक्वल टू बदले में लेस देन ले लिया, लेस देन के बदले में लेस देन इक्वल टू ले लिया। तो इस तरह के केसेज में टू डिजाइन बाउंड्री वैल्यू टेस्ट केसेज इट इज़ रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द इक्विवेलेंस क्लास टू चेक इफ एनी ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास कंटेन्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज। इस कंडीशन में ये एनालिसिस बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को हम लोग यूज करते हैं फॉर दोज इक्विवेलेंसेस क्लासेज दैट आर नॉट ए रेंज ऑफ वैल्यूज नो बाउंड्री वैल्यू टेस्ट केसेस कैन बी डिफाइन। इस केस में कोई भी जो है बाउंड्री वैल्यू टेस्ट केसेस डिफाइन नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। फॉर एन इक्विवेलेंस क्लास दैट इज ए रेंज ऑफ वैल्यूज द बाउंड्री वैल्यूज नीड टू बी इंक्लूडेड इन द टेस्ट सूट। अब देखिए एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया है कि इफ़ एन इक्विवेलेंस क्लास कंटेन्स द इंटीजर इन द रेंज 1 to 10 देन द बाउंड्री वैल्यू टेस्ट सूट इज 0, 1, 10, 1, 1। मतलब अगर मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक अगर लिया गया इक्विवेलेंस क्लास में तो बाउंड्री वैल्यू टेस्ट क्या करेगा? वो 0 लेगा, 1 लेगा, फिर 1 0, फिर 1 1। तो इस तरह से वो एनालिसिस करेगा। इस पर इसी को देखिए दिखाते हुए एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर फॉर ए फंक्शन दैट कंप्यूट द स्क्वायर रूट, सेम जैसा हमने पिछले एग्जांपल लिया था, इंटीजर वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0 and 5000। अब यहाँ पर देखिए बाउंड्री वैल्यू टेस्ट रूट के थ्रू कैसे ये कैलकुलेट करता है। देयर आर 3 जैसे इक्विवेलेंस क्लास हम लोग जैसे पहले भी हम लोग निकाले थे, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर रेंज जो है 0 and 5000 एंड सेट ऑफ इंटीजर लार्जर देन 5000। अब देखिए बाउंड्री में टेस्ट रूट कैसे करेगा? सबसे पहले 0 देगा, फिर जैसे अभी जो जस्ट हमने इसके पहले दिखाया -1, देन 5000 एंड 5001। जस्ट इसके पहले हम लोगों ने वहाँ जो बाउंड्री वैल्यू टेस्ट सूट को शो किया 0, 1, 10, 11, उस तरीके से ये उसको चेक करता है। तो ये दोनों अलग अलग हम लोगों ने इसको देखा। अब देखिए इन ब्रीफ द स्ट्रेटेजी फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्या है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? एक्चुअली संक्षेप में इसको हम लोग देखें, इंट्यूटिव एंड सिंपल। फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इक्विवेलेंस क्लासेस। इस टेस्टिंग के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर में इक्विवेलेंस क्लास को आइडेंटिफाई करना है। ऑफन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब अक्सर जनरली इक्विवेलेंस क्लास इतना आसान से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हाउएवर विथ लिटिल प्रैक्टिस वन वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल इक्विवेलेंस क्लासेज इन द इनपुट डेटा डोमेन। थोड़ा प्रैक्टिस अगर हम लोग करेंगे तो आसानी से हम लोग इनपुट डेटा डोमेन से इक्विवेलेंस क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विदाउट प्रैक्टिस one may overlook many equivalence classes in the input data set. Once the equivalence classes are identified, the equivalence class and boundary value test cases can be selected almost mechanically. मतलब थोड़ा सा अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस कर ले, अगर बिना प्रैक्टिस का तो इनपुट डेटा सेट हम लोग ओवरलुक कर सकते हैं, बट अगर आइडेंटिफाई कर लें तो आसानी से हम लोग इस तरह का टेस्ट केसेस को हम लोग मैकेनिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग है एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ यूनिट टेस्टिंग। ये भी यूनिट टेस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज एग्जिस्ट। ईच टेस्टिंग स्ट्रेटेजी एसेंशियली डिजाइन टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ सोर्स कोड एंड इज बेस्ड ऑन सम ह्यूरिस्टिक। वी फर्स्ट डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली सोर्स कोड के थ्रू इसको हम लोग यहाँ एनालिसिस करते हैं। देखिए हमने नीचे लिखा है ए वाइट बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रेटेजी कैन आइदर भी कवरेज बेस्ड और फॉल्ट बेस्ड। या तो कवरेज बेस्ड होगा या फिर फॉल्ट बेस्ड हो सकता है। पहला हम लोग उसको देखते हैं फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग क्या है। ए फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी टारगेट टू डिटेक्ट सर्टेन टाइप ऑफ डिफॉल्ट। क्लियर है? जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करते हैं उस वक्त एक सर्टेन टाइप का एक फॉल्ट जब यहाँ शो करेगा
that is called fault based testing. This fault that is test strategy focuses on constitute the fault model of the strategy. और ये क्या क्रिएट करता है, फॉल्ट मॉडल ऑफ द स्ट्रेटेजी बनाता है इस टेस्टिंग के थ्रू. सेकेंड जो है आपका कवरेज बेस्ड टेस्टिंग. एक कवरेज बेस्ड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी अटेम्प्ट्स टू एग्जीक्यूट और कवर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम. कवरेज बेस्ड में क्या होगा, एक सर्टेन एलिमेंट्स को टेस्ट कर जो प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट करने में वहाँ चेक करेगा. पॉपुलर एग्जांपल ऑफ कवरेज बेस्ड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी आर स्टेटमेंट कवरेज. जैसे कभी कभी स्टेटमेंट में कई तरह का प्रॉब्लम आ गया, ब्रांच अगर हम लोग सही से नहीं ले पाए, मल्टीपल कंडीशन सही से मतलब उसको नहीं कर पाए, उस वक्त अगर जब एरर आएगा, या एंड पाथ कवरेज बेस्ड उस तरह का टेस्टिंग ही कवरेज बेस्ड टेस्टिंग में के थ्रू करता है. टेस्टिंग क्राइटेरियन फॉर कवरेज बेस्ड टेस्टिंग. अब देखिए कवरेज बेस्ड टेस्टिंग में क्या आखिर कैसा क्राइटेरिया है, किस तरह के क्राइटेरिया को फॉलो करता है. एक कवरेज बेस्ड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी typically target to execute cover certain program elements for discovering failures. The set of specific program element that is testing strategy target to execute is called the testing criterion of the strategy. देखिए for example, if a testing strategy require all the statement of a program to execute it at least once, then we say that the testing criteria of the strategy is statement coverage. We say that a test suite is adequate with respect to a criterion if it covers all elements of the domain defined by that criterion. इसमें देखिए क्या है, क्या करता है, ये सर्टेन प्रोग्राम का जो एलिमेंट्स होगा उसको ये चेक करेगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट कराएगा. और पूरे देश अगर मान लीजिए कि अगर जितने प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है अगर एक बार भी एग्जीक्यूट कर गया तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो कवरेज बेस्ड टेस्टिंग वो कंप्लीट किया. ठीक है. नेक्स्ट है उसी में देखिए एक पार्ट है स्ट्रॉन्गर वर्सेज वीकर टेस्टिंग. इसमें भी देखिए कहता है कि वाइट बॉक्स में जो है स्ट्रॉन्गर अगर वीकर टेस्टिंग कर रहा है फिर स्ट्रॉन्गर कर रहा है तो उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है. वी हैव मेंशन्ड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रेटजी हैव बीन प्रपोज्ड. It therefore become necessary to compare the effectiveness of different testing strategy in testing detecting fault. फॉल्ट को ढूंढते वक्त कई सारे टेस्टिंग जो है नेसेसरी हो जाता है, कई सारे स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, जिसमें देखिए तीन तरह का है. एक स्ट्रॉन्गर हो गया, वीकर हो गया और कंप्लीमेंट्री टू द अदर. ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रेटजी सेड टू बी स्ट्रॉन्गर देन अनदर स्ट्रेटजी. तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम लोग कर सकते हैं स्ट्रॉन्गर ही है दूसरे स्ट्रेटजी से. इफ द स्ट्रॉन्गर टेस्टिंग स्ट्रेटजी कवर ऑल प्रोग्राम एलिमेंट कवर्ड बाय द वीकर टेस्टिंग स्ट्रेटजी. कब हम लोग कर सकते हैं ये स्ट्रॉन्गर है, जब वो पूरा कवर करेगा एलिमेंट्स को वीकर टेस्टिंग स्ट्रेटजी के से कंपेरिजन में. एंड द स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटजी ट्रेडिशनली कवर एटलीस्ट वन प्रोग्राम एलिमेंट दैट इज नॉट कवर्ड बाय द वीकर स्ट्रेटजी. और स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटजी ट्रेडिशनली कवर जब एक एटलीस्ट एक प्रोग्राम एलिमेंट को भी जो है वो ले लेगा जो वीकर स्ट्रेटजी में कवर नहीं किया गया है. When none of two testing strategy fully covers the program elements exercised by the other then the two are called complementary testing strategy. अब इसमें देखिए कहता है कि अगर मान लीजिए कि दोनों कवर नहीं किया मतलब वीकर और स्ट्रॉन्गर, तब उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री टेस्टिंग स्ट्रेटजी के थ्रू हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं. तो इस तरह से जो हम लोगों ने पढ़ा कि ये कैसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग को कैसे हम लोग करते हैं, दोनों फॉल्ट बेस्ड एंड कवरेज बेस्ड. अब जो हम लोग उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है डिबगिंग. आफ्टर ए फेल्योर हैज़ बीन डिटेक्टेड इट इज़ नेसेसरी टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट एन एरर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्योर दैट एरर कैन बी देन बी फिक्स्ड. देखिए डिबगिंग जो है जनरली जब सॉफ्टवेयर को जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो कई सारे उसमें स्टेटमेंट में एरर आएंगे और कई सारे फेल्योर्स आपको होगा. तो उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे एरर को फाइंड आउट किया जाए और उसको फिक्स किया जाए. इसमें हम लोग यही जानेंगे कि कैसे किस अलग अलग लोकेशन से हम लोग उसको कैसे डिबग करेंगे, कैसे उसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे एरर को और उसको फिक्स करेंगे. डिबगिंग अप्रोचेस. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द अप्रोचेस दैट आर प्रॉपरली अडोप्टेड बाय द प्रोग्रामर फॉर डिबगिंग. अलग अलग जो प्रोग्रामर जो है डिबगिंग के लिए अलग अलग अप्रोच यूज करता है, तो कुछ हम लोग अप्रोच के बारे में यहाँ जानेंगे. पहला जो अप्रोच है ब्रूट फोर्स मेथड. ये मेथड को कभी कभी प्रोग्रामर इसको यूज करते हैं. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डिबगिंग. जनरली इसको यूज करते हैं बट इज़ द लीस्ट एफिशिएंट मेथड. इन दिस अप्रोच प्रिंट स्टेटमेंट आर इंसर्टेड थ्रू आउट द प्रोग्राम टू प्रिंट द इंटरमीडिएट वैल्यूज विद द होप दैट सम ऑफ द प्रिंटेड वैल्यूज विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एरर. इसमें क्या होगा कि जब भी प्रिंट स्टेटमेंट जनरली हम लोग मतलब इस मेथड के थ्रू पूरे प्रोग्राम में हर जगह इसको हम लोग इनपुट करेंगे ताकि जो भी एरर आएगा उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रिंट कर सके. दिस अप्रोच बिकम्स मोर सिस्टमेटिक विद द यूज ऑफ ए सिम्बॉलिक डिबगर. इसको हम लोग सोर्स कोड डिबगर भी कर सकते हैं बिकॉज वैल्यू ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स कैन बी इजीली चेक्ड एंड ब्रेक पॉइंट एंड वॉच पॉइंट कैन बी इजीली set to test the values of variables effortlessly. Single stepping using a symbolic debugger is another form of this approach.
मतलब इसको सिंपल हम लोग कर सकते हैं कि आसानी से हम लोग इसको सोर्स कोड डिबगर के थ्रू, मतलब ब्रेक पॉइंट, वॉच पॉइंट के थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और आसानी से चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर एरर है। और चेक वेदर द सेम इज कंप्यूटेड बाय सिंगल स्टेपिंग, मतलब पूरे प्रोग्राम में एक स्टेप के थ्रू ही हम लोग सारे इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर सोर्स को जो भी होगा, जो भी एरर होगा, उसको हम लोग कंप्यूट कैलकुलेशन करके जान सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम लोग जान सकते हैं। सेकेंड जो आपका मेथड है बैक ट्रैकिंग, दिस इज ऑल्सो ए फेयरली कॉमन अप्रोच। इन दिस अप्रोच, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड विच एन एरर सिम्टम हैज बीन ऑब्जर्व, द सोर्स कोड इज ट्रेस्ड बैकवर्ड अंटिल द एरर इज डिस्कवर्ड। मतलब बैकवर्ड की तरफ जो है टेस्ट किया जाएगा जब तक आपका सिम्टम जो है, एरर जो है डिस्कवर्ड ना हो जाए। इसमें देखिए आगे हम लोग को जानना है कि अनफॉर्चुनेटली एज द नंबर ऑफ सोर्स लाइन टू बी ट्रेस्ड बैक इंक्रीज। अब इसमें जब भी जैसे जैसे बैक टेस्ट हम लोग करते जाएंगे, सोर्स लाइन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। द नंबर ऑफ पोटेंशियल बैकवर्ड पास इंक्रीज और एंड मे बिकम अनमैनेजेबली लार्ज फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो क्या होगा, बहुत सारे इंक्रीजेज होते जाएगा, इसका टेस्ट काफ़ी यहाँ पर सोर्स लाइन जो है टेस्ट होते जाएगा और उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि इस अप्रोच को आप कैसे यूज करें और कैसे आप इसको इसके थ्रू एरर को डिटेक्ट करें और डिबग करें। थर्ड जो आपका इसका पॉइंट है, जो आपका अप्रोच है, कॉज एलिमिनेशन मेथड। इन दिस अप्रोच वंस ए फेल्योर इज ऑब्जर्व, इसमें क्या होगा कि जब एक बार फेल्योर मालूम चल गया, द सिम्टम ऑफ द फेल्योर आर नोटेड, वहाँ पर हम लोग उसको नोट कर लेंगे कहाँ एक्चुअली किस वेरिएबल या कौन सा वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, उसको एक बार हम लोग नोट कर लेंगे। बेस्ड ऑन द फेल्योर सिम्टम्स द कॉजेज विच कुड possibly have contributed to the symptom is developed and tests are conducted to eliminate each. A related technique or identification of the error from the error symptom is the software fault tree analysis. और इस तरह का जनरली जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं और चूँकि जब भी सिस्टम को डेवलप किया जाता है तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है एरर में, और इस तरह फॉल्ट ट्री एनालिसिस हम लोग यहाँ पर एक तरह से सॉफ्टवेयर के थ्रू जो जो मतलब कॉज होगा, जो जो फेल्योर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग ऑब्जर्व करके और फिर उसको हम लोग शॉर्ट आउट यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका है पॉइंट जो इसका अप्रोच है, प्रोग्राम स्लाइसिंग। दिस टेक्निक इज सिमिलर टू बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग जैसा ही है। इन द बैक ट्रैकिंग अप्रोच वन ऑफन हैज़ टू एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पर हम लोग जनरली बैक ट्रैकिंग में क्या करते थे, बहुत सारे स्टेटमेंट को एग्जामिन करते थे। हाउएवर द सर्च स्पेस इज रिड्यूस बाय डिफाइनिंग स्लाइसेस, जिस सर्च स्पेस भी काफ़ी आपको कम हो जाता है जब चूँकि कई सारे स्लाइस हो जाते हैं उसमें। A slice of a program for a particular variable and that particular statement is the set of source line preceding this statement that can influence the value of that variable. Program slicing make use of the fact. तो मतलब जब कई सारे जब वहाँ पर जब होगा उसके थ्रू बैक ट्रैकिंग के थ्रू तो स्टेटमेंट हो जाते हैं, तो हम लोग इसको स्लाइस बांट देते हैं अलग अलग प्रोग्राम को, और तब क्या होगा कि हम लोग वहाँ पर आसानी से वेरिएबल और आसानी जो भी स्टेटमेंट में जो एरर होगा उसको हम लोग आसानी से एरर को हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है आपके चार हम लोग अप्रोच हम लोगों ने पढ़ा जो इसके डिबगिंग के थ्रू हम लोग डिबगिंग कर सकते हैं चारों अप्रोच को यूज करते हुए। कुछ गाइडलाइन है डिबगिंग का। डिबगिंग इज ऑफन कैरिड आउट बाय प्रोग्रामर्स बेस्ड ऑन देयर इंजीनियरिटी एक्सपीरियंस। डिबगिंग जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामर का। ये एक्चुअली एक्सपीरियंस जो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का वैसे वैसे वो यूज करते हैं। द फॉलोइंग आर सम जनरल गाइडलाइन, कुछ फिर भी गाइडलाइन यहाँ पर दिया गया है। मेनी टाइम्स डिबगिंग रिक्वायर्स ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम डिजाइन। डिबगिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि प्रोग्राम का डिजाइन को समझ ले, सबसे पहले थॉरली उसको देख लें। ट्राइंग टू डिबग बेस्ड ऑन ए partial अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम डिजाइन में रिक्वायर एन इनऑर्डिनेट अमाउंट टू एफर्ट टू बी पुट इनटू डिबगिंग इवन फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स। और इसमें देखेंगे कि सिंपल प्रॉब्लम जो है अगर मान लें कि वहाँ पर कुछ कुछ पार्टिशल जो है डिजाइनिंग में अगर मान लें प्रॉब्लम है तो उसको फिर हम लोग वहाँ से डिबग करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डिबगिंग में समटाइम्स इवन रिक्वायर फुल रीडिजाइन ऑफ द सिस्टम, कभी कभी ये भी करना पड़ता है, फिर से सिस्टम को रीडिजाइन भी करना पड़ता है डिबगिंग टाइम में। इन सच केसेज ए कॉमन मिस्टेक्स दैट नोवाइस प्रोग्रामर्स ऑफन मेक इज अटेम्प्टिंग नॉट टू फिक्स द एरर बट इज सिम्टम्स। कभी कभी इस केस में प्रोग्रामर के थ्रू एरर को फिक्स नहीं कर पाता है, सिर्फ उसको सिम्टम जान पाता है। वन मस्ट बी अवेयर द पॉसिबिलिटी दैट एन एरर करेक्शन में इंट्रोड्यूस न्यू एरर। और ये ध्यान रखना पड़ता है डिबगिंग के दौरान प्रोग्रामर को कि फिर से कोई ऐसा नया एरर जो है करेक्शन करते हो फिर से नया एरर ना इंट्रोड्यूस कर जाए। तो ये सारे जो आपको डिबगिंग का एक पार्ट था और इसको गाइडलाइन एक फॉलो करना था। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है आपका प्रोग्राम एनालिसिस टूल्स। इसमें देखिए ए प्रोग्राम एनालिसिस टूल यूजुअली इज एन ऑटोमेटेड टूल दैट टेक्स आइदर सोर्स कोड
or the executable code of a program as input and produces reports regarding several important characteristics of the program such as its size, complexity, commenting, adherence to programming standard, adequacy of testing. ठीक है, ये एक्चुअली एक ऐसा टूल है जो सोर्स कोड जो या और जो हम लोग एग्जीक्यूटिबल कोड प्रोग्राम का, उसमें हम लोग एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करेंगे जिसमें कुछ प्रोग्राम का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जैसे साइज होगा, उसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा, उसका स्टैंडर्ड होगा, कई सारे इसको हम लोग इस टूल के माध्यम से हम लोग रिपोर्ट एक बना सकते हैं. वी कैन क्लासीफाई वेरियस प्रोग्राम एनालिसिस टूल. अलग अलग देखिए 2 तरीके से हम लोग कैटेगरी में इसको बांटा गया है जो इस एनालिसिस टूल के थ्रू हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं. सबसे पहले है स्टैटिक एनालिसिस टूल्स, देन सेकेंड डायनेमिक एनालिसिस टूल्स. सबसे फर्स्ट वन क्या है, स्टैटिक एनालिसिस टूल में देखिए, स्टैटिक प्रोग्राम एनालिसिस टूल्स एसेस एंड कंप्यूट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम विदाउट एग्जीक्यूटिंग. मतलब स्टैटिक एनालिसिस में क्या होगा, बिना प्रोग्राम के एग्जीक्यूट किए हुए हम लोग किसी प्रोग्राम का कैरेक्टरिस्टिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं. टिपिकली स्टैटिक एनालिसिस टूल एनालाइज द सोर्स कोड टू कंप्यूट सर्टेन मेट्रिक्स कैरेक्टराइजिंग द सोर्स कोड, जैसे साइज हो गया, साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी हो गया, एंड ऑल्सो रिपोर्ट सर्टेन एनालिटिक कंक्लूजन. मतलब विदाउट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए हुए हम लोग उसका सोर्स कोड को देखकर, उसके साइज को देखकर हम लोग आसानी से उसको कंक्लूजन के रूप में एक रिपोर्ट हम लोग एनालिटिक कंक्लूजन हम लोग रिपोर्ट यहाँ बना सकते हैं. दिस ऑल्सो चेक द कन्फॉर्मेंस ऑफ द कोड विद द प्रिस्क्राइब्ड कोडिंग स्टैंडर्ड. इन दिस कंटेक्स्ट इट डिस्प्लेज द फॉलोइंग एनालिसिस रिजल्ट. मतलब टू क्या क्या रिजल्ट ये दे सकता है इसके थ्रू, व्हाट एक्सटेंड द कोडिंग स्टैंडर्ड हैव बीन अडीड, क्या एक्सटेंड मतलब कोडिंग स्टैंडर्ड यहाँ पर हम लोगों ने अपनाया है, लिया है. वेदर सर्टेन प्रोग्रामिंग एरर सच एज अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स. प्रोग्रामिंग एरर अगर मान लें कि अगर कहीं वेरिएबल अनइनिशियलाइज नहीं किया गया है तो क्या शो करेगा, क्या स्टैंडर्ड लिया गया है. मिसमैच बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर, कैसे एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर मिसमैच करेगा. वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड. इस तरह का बहुत सारे जो है जहाँ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो इस तरीके की कंडीशन पर हम लोग इसको एनालाइज हम लोग कर सकते हैं. और ए लिस्ट ऑफ ऑल सच एरर इज डिस्प्लेड, और इस तरह का सारा एरर डिस्प्ले कर सकता है इस टूल के यूज करते हुए. A major practical limitation of the static analysis tool lies in their inability to analyze runtime information such as dynamic memory reference using pointer variable and pointer arithmetic. In a high-level programming language, pointer variable and dynamic memory allocation provide the capability for a dynamic memory referencing. However, dynamic memory referencing is a major source of programming error in program. जो कहता है कि मेजर एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है कि हाई जब लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे उस समय थोड़ा एक जो रेफरेंस मेमोरी रेफरेंस जो होता है, जो पॉइंटर वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं, उस समय ये थोड़ा एक प्रॉब्लम आ सकता है इस टूल के यूज करते हुए, स्टैटिक एनालिसिस टूल के यूज करते हुए, जबकि डायनेमिक मेमोरी रेफरेंस में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. स्टैटिक एनालिसिस टूल्स ऑफन समराइज द रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ एवरी फंक्शन इन ए पोलर चार्ट. एक किवियट चार्ट एक हम लोग कहते हैं, इसके थ्रू सारे सोर्स लाइन, परसेंटेज ऑफ कमेंट लाइन हम लोग इसको शो कर सकते हैं इस आपको स्टैटिक डायनेमिक टूल्स के थ्रू, स्टैटिक एनालिसिस टूल के थ्रू. सेकंड जो है आपका है डायनेमिक एनालिसिस टूल्स. डायनेमिक प्रोग्राम एनालिसिस टूल्स कैन बी यूज टू इवेल्युएट सेवरल प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ द रन टाइम बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम. देखिए वहाँ पर क्या था, इसके पहले जो टूल था वहाँ पर विदाउट एग्जीक्यूटिंग था, अब यहाँ पर क्या है रन टाइम के थ्रू ये प्रोग्राम को ये टूल जो है इवेल्युएट करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस टूल यूजुअली रिकॉर्ड एनालाइज द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग उस समय ये एक्चुअल उसको एनालाइज करेगा. ए डायनेमिक प्रोग्राम एनालिसिस टूल्स, डायनेमिक एनालाइजर भी कर सकते हैं हम लोग, usually collects execution trace information by instrumenting the code. Code instrumentation is usually achieved by inserting additional statements to print the values of certain variables into a file to collect the execution trace of the program. जनरली कोड जो भी कोडिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे वो सर्टेन वेरिएबल जो होगा इसे कलेक्ट करके जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो प्रोग्राम का एक जगह सबको कलेक्ट करके एक स्टेटमेंट के रूप में हम लोग स्टोर करते जाएंगे. The instrumented code when executed record the behavior of the software for different test cases.
अलग अलग जब टेस्टिंग करते हैं उस वक्त वो जब एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो उस वक्त रिकॉर्ड ये बिहेवियर को रिकॉर्ड करते जाएगा। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेस्ट सूट दैट इज कंप्यूटेड बाई अ डायनेमिक एनालिसिस टूल इज द एक्सटेंट ऑफ coverage achieved by the test suite after a software has been tested with its full test suite and its behavior recorded. The dynamic analysis tool carries out a post-execution analysis and produces a report which describe the coverage that has been achieved by the complete test suite of the program. इस जो डायनेमिक एनालिसिस टूल के माध्यम से जब भी हम लोग सारे टेस्ट सूट को यूज करते हुए बिहेवियर रिकॉर्ड करते हैं तो उस वक्त ये जो है अचीव करता है और अच्छे कवरेज करके पूरा कंप्लीट एक टेस्ट सूट जो है किसी प्रोग्राम के लिए ये एक आउटपुट या रिजल्ट देता है। तो दो तरीके से हम लोग प्रोग्राम एनालिसिस टूल को यूज चेक कर सकते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। इसमें हमने एक देखिए सिंपल एक एग्जांपल हमने दिया है। फॉर एग्जांपल द डायनेमिक एनालिसिस टूल कैन रिपोर्ट द स्टेटमेंट, और डायनेमिक एनालिसिस जो है एक तरह रिपोर्ट दे सकता है पूरा स्टेटमेंट, ब्रांच एंड पाथ कवरेज अचीव बाई ए टेस्ट सूट। मैंने टेस्टिंग के दौरान क्या क्या स्टेटमेंट लिया गया है, ब्रांच क्या यूज किया गया, क्या पाथ कवर किया गया, सारे को वो एक तरह से वहाँ एनालाइज करके रिपोर्ट दे सकता है। इफ द कवरेज अचीव्ड इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मोर टेस्ट केसेज कैन बी डिजाइन एडेड टू टेस्ट सूट एंड रन। इसमें ये भी एक है कि अगर मान लीजिए नहीं सेटिस्फेक्शन हुआ अगर कई सारे, तो डिजाइनिंग कर सकते हैं, फिर टेस्टिंग करके लिए ऐड कर सकते हैं टेस्ट सूट और फिर रन करा सकते हैं। फर्दर डायनेमिक एनालिसिस रिजल्ट कैन हेल्प एलिमिनेट रिडंडेंट टेस्ट केसेस। मतलब अगर एक ही टाइप का अगर कई सारे टेस्ट केसेस अगर मान लीजिए हम लोग यूज करते हैं तो ये इस के थ्रू रिजल्ट में वो आपका एलिमिनेट हटा देता है, वो एक ही वहाँ टेस्ट केस को यूज करेगा। Normally, the dynamic analysis results are reported in the form of a histogram or pie chart. मतलब ये पाई चार्ट के रूप में हम लोग इसको आराम से हम लोग इस मॉडल को अलग अलग मॉडल को प्रोग्राम को हम लोग दिखा सकते हैं, कवरेज दिखा सकते हैं। द आउटपुट ऑफ ए डायनेमिक एनालिसिस टूल कैन बी स्टोर्ड एंड प्रिंटेड इजीली टू प्रोवाइड एविडेंस दैट थॉरो टेस्टिंग हैज बीन कैरिड आउट। और इसका डायनेमिक एनालिसिस टूल के माध्यम जो भी रिपोर्ट आएगा उसका आसानी से स्टोर कर सकते हैं और उसको एक प्रिंटेड भी कर सकते हैं ताकि एविडेंस दिखाया सके। तो और इसमें जो है लास्ट टॉपिक आपका है सिस्टम टेस्टिंग। What is system testing? After all the units of a program have been integrated together and tested, system testing है टेव करा। जितना भी आप प्रोग्राम का यूनिट को आपने सब टेस्ट कर लिया, अब सबको एक बार टेस्ट करके एक साथ इंटीग्रेट करते हैं और तब इस सिस्टम टेस्टिंग हम लोग करते हैं। सिस्टम टेस्ट आर डिजाइन टू इनवैलिडेट ए फुल्ली डेवलप सिस्टम टू एश्योर दैट इट मीट्स ए रिक्वायरमेंट। सिस्टम टेस्ट क्या है? एक डिजाइनिंग करते हैं, क्यों कि ताकि पूरा जो भी उसको रिक्वायरमेंट था वो पूरा कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, मीट कर रहा है या नहीं। The test cases are therefore designed solely based on the SRS document। SRS हम लोग डॉक्यूमेंट पढ़ा था, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो वो उसको जो जो डॉक्यूमेंट को चाहिए वो सब टेस्ट केसेस के थ्रू उसके थ्रू डिजाइनिंग किया जाता है। द सिस्टम टेस्टिंग प्रोसीड्योर आर द सेम फॉर बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम। और सिस्टम टेस्टिंग जो प्रोसीड्योर है वो दोनों के लिए होता है, या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो या प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। Since system test cases are designed solely based on the SRS document and the actual implementation is immaterial, these are essentially, देखिए यहाँ तीन तरीके से हम लोग यहाँ सिस्टम टेस्टिंग कर सकते हैं, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में क्या है? ये सिंपल बाय द टेस्ट टीम विद इन द डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन करेगा? जो ऑर्गेनाइज डेवलप किया, जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया पूरे सॉफ्टवेयर को, उसके थ्रू ये अल्फा टेस्टिंग किया जाएगा। बीटा टेस्टिंग कौन करेगा? जो एक कस्टमर या एक ग्रुप एक होगा फ्रेंडली, जो उसके द्वारा उसके अंदर दौरान वो लोग मिलके इसको टेस्टिंग जब करेंगे सिस्टम टेस्टिंग, तो वो बीटा टेस्टिंग कहलाता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन करेगा? जो कस्टमर डिटरमाइन वेदर टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द सिस्टम, मतलब वो क्या एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब सिस्टम की डिलीवरी, वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग उसके थ्रू होता है। तो तीन तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये टेस्टिंग हम लोग सिस्टम टेस्टिंग को करते हैं। In each of the above type of system test, the test cases can be the same। तीनों में हम लोग कर सकते हैं सेम है, बट द डिफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू हु डिजाइन टेस्ट केसेज। मतलब ये देखना है कि कौन डिजाइन कर रहा है टेस्ट केसेस को और कैसे टेस्टिंग किया जा रहा है। बिफोर ए फुली इंटीग्रेटेड सिस्टम है एक्सेप्टेड फॉर सिस्टम टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग इज परफॉर्म। ये देखिए यहाँ पर यहाँ कह रहा है कि जब पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम को जब हम लोग सिस्टम टेस्टिंग करेंगे तो स्मोक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। Smoke testing is done to check whether at least the main functionality of the software is working properly। स्मोक टेस्टिंग क्या है? वो चेक करता है कि मेन एटलीस्ट फंक्शन जो है इसका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अनलेस द सॉफ्टवेयर इज स्टेबल एंड एटलीस्ट द मेन फंक्शनलिटी आर वर्किंग सेटिस्फैक्टरीली, सिस्टम टेस्टिंग इज नॉट अंडरटेकिंग। द फंक्शनलिटी
tested are designed to check whether the software satisfy the function requirement as documented in the SRS document. जो भी हम लोगों ने SRS डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंटेशन किया था, जो उसके थ्रू ये देखा जाए कि वो पूरे फंक्शन रिक्वायरमेंट जो था उसको वो सारा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. The performance test, on the other hand, test the performance of system with the non-functional requirement of system. So in the following section, अभी यह देखिए दो हम लोगों ने डिस्कस किया, एक तो स्मोक टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग, तो दोनों के बारे में हम लोग जान लें. यहाँ पर स्मोक टेस्टिंग इज कैरिड आउट बिफोर इनिशिएटिंग सिस्टम टेस्टिंग टू इंश्योर दैट सिस्टम टेस्टिंग वुड बी मीनिंगफुल. मतलब ये देखना है कि जो भी हम लोग यहाँ पर स्मोक टेस्टिंग तब करेंगे जब पूरा सिस्टम टेस्ट मीनिंगफुल होना चाहिए, या वेदर मेनी पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर वुड फेल, या बहुत सारे पार्ट उसका अगर मान लो सॉफ्टवेयर का फेल हो गया, उस कंडीशन में ये स्मोक टेस्टिंग हम लोग करते हैं. द आइडिया बिहाइंड स्मोक टेस्टिंग इज दैट इज इफ द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कैनॉट पास इवन द बेसिक टेस्ट. मतलब जनरली इसका क्या आइडिया है इसके पीछे कि अगर मतलब जितना कई सारे प्रोग्राम जब एक साथ हम लोग इंटीग्रेट कर दिए तो वो बेसिक टेस्ट से पास नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में इसको हम लोग करेंगे. इट इज़ नॉट रेडी फॉर विगोरस टेस्टिंग. फॉर स्मोक टेस्टिंग ए फ्यू टेस्ट केसेज आर डिजाइन टू चेक वेदर द बेसिक फंक्शनलिटी और वर्किंग. सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो बेसिक फंक्शन है वो वर्क हो रहा है कि नहीं, ये इसमें डिजाइन है, उसको हम लोग चेक करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर ए लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम, मान लीजिए एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम आपने बनाया है, तो स्मोक टेस्ट क्या होगा उसमें कि बुक क्रिएट हो रहा है या डिलीट हो रहा है कि नहीं, न वेदर मेंबर्स रिकॉर्ड कैन बी क्रिएटेड एंड डिलीटेड, मेंबर रिकॉर्ड क्रिएट कर पा रहे हैं